हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे जुलाई लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और रही बात, आप लोगों को बता दें, ये 7वां महीना खत्म हो चुका है। नए महीना यानी कि अगस्त हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं और आप लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग हमारी SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप लोगों को वहां पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा पंचायत सेक्रेटरी का और VLW का, जिसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इस पूरे कोर्स की फीस है सिर्फ 500 रुपये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने एक एग्रीमेंट साइन करा है इंडिया के साथ, जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि जितने भी हमारे ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हैं उनको कम किया जा सके या उनको रोका जा सके, या फिर जो हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट है या जो हार्मनी है दोनों देशों के बीच में अमंग द बॉर्डर फोर्सेस, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कौन सी DG लेवल बॉर्डर कॉन्फ्रेंस थी? ये थी 52nd डायरेक्टर जनरल लेवल बोर्ड कॉन्फ्रेंस। तो किस कंट्री के साथ ये की है? तो ये करी गई थी बांग्लादेश के साथ। अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे ये इस बार कंडक्ट की गई है, तो ये हुई है ढाका में। और अगर आपसे पूछा जाए 51st कहां पे हुई थी, तो 51st को कंडक्ट किया गया था असम में। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बांग्लादेश के साथ हम लोग ये चीज़ करते आ रहे हैं पिछले अप्रॉक्सीमेट 50 सालों से। ये काफ़ी टाइम से जो चीज़ें चलती आ रही थी। तो आपको ये याद रखना है कि DG लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस जो है, ये 2022 की में 52nd जो थी ये ढाका में हुई, और जो 51st अगर पूछा जाएगा तो वो असम में हुई थी। असम में कहाँ? गुवाहाटी में। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन से ऐसे इंडियन अमेरिकन हैं जो कि हाल ही में ग्लोबल एनर्जी प्राइज के साथ जिन्हें सम्मानित किया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी। तो किसे मिला है? देखो, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब कभी भी किसी इंडियन अमेरिकन या इंडियन को इतना बड़ा अवार्ड अगर मिलता है, और वो भी खास तौर पे अगर कभी एनर्जी के रिलेटेड होता है, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन से प्रोफेसर हैं? ये हैं हमारे कौशिक राजशेखरा जी। इनका नाम याद रखना। इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या इन्हें अकेले को ये अवार्ड मिला है? तो ऐसा नहीं है। इनके अलावा 2 और लोगों को मिला है, लेकिन उनके नाम आपको याद नहीं रखने, आपको इनका नाम याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में डायरेक्ट। और इनको एक और नाम से जाना जाता है, राजा के नाम से इन्हें जाना जाता है। निकनेम इनका राजा है। और ये जो अवार्ड है, ये काफ़ी एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ग्लोबल एनर्जी प्राइज। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने सुन लिया होगा। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो हमारे 15th प्रेसिडेंट जो हैं वो बन चुकी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी फीमेल, क्या ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट है? तो ऐसा नहीं है। इनसे पहले प्रतिभा पाटिल जो है वो रह चुकी हैं प्रेसिडेंट। अगर द्रौपदी मुर्मू के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन सकते हैं। पहली चीज आपसे पूछा जा सकता है कि पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट कौन सी है इंडिया की? तो याद रखना द्रौपदी मुर्मू ही हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, क्योंकि जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं तब से इस तरीके की चीज़ें न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए ये सांथाली ट्राइब से बिलोंग करती हैं। उड़ीसा से ये बेसिकली रहने वाली हैं। तो इनको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आप लोगों को अब इन फ्यूचर भी याद रखना पड़ेगा। ये अभी हाल ही में 15th प्रेसिडेंट है जो कि सेकंड विमेन है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक और अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में बता दूं, ये पहली ऐसी प्रेसिडेंट है जो देश आज़ाद होने के बाद पैदा हुए थे। तो ये याद रखना। इनसे पहले जितने भी थे वो सब देश आज़ाद होने से पहले के थे, ये बाद में बनी है। तो ये उड़ीसा से बेसिकली बिलोंग करती हैं। सांथाली ट्राइब, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में श्रीलंका के 15वें ही प्रेसिडेंट कौन बने हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? देखो, श्रीलंका में बहुत सारे अभी इस समय क्राइसिस चल रहे हैं। आप लोगों को ये पोस्ट बहुत जल्दी चेंज होती हुई देखने को मिल रही होंगी। तो जो इस समय श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये 15th प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है दिनेश गुणवर्धना। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। जो श्रीलंका में इस समय क्राइसिस चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा
इस समय खराब हालत में पहुंच चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि अभी अपने इनिशियल स्टेजेस में हालात यहाँ पे और ख़राब होंगे। तो ये पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपको बना के बताया था कि श्रीलंका आज इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे है। श्रीलंका का पहले नाम सिलोन था, उसके बाद किस तरीके से इनके जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें एक हम्बन टोटा प्रोजेक्ट था, वो एक कंप्लीट फेलियर निकला, जिसके लिए इंडिया ने और बहुत सारे कंट्रीज ने ऑलरेडी मना किया था। इसके लिए बनाने के लिए उन्होंने चाइना से लोन लिया। हम्बन टोटा के अलावा यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा जिसको वर्ल्ड एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट का टैग भी मिला हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा इनकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे डिपेंड करती थी। इसके अलावा रबर हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी। और जैसे कोविड के बाद टूरिज्म पे फ़र्क पड़ा और ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने जब ऑर्गेनिक जाने का प्लान किया, प्रोडक्शन कम होना शुरू हुई, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई। तो ऐसा नहीं है कि एक ही रात में श्रीलंका आज इस हालत में पहुंच चुका है। 2019-20 में ही एक अंदाजा लग चुका था कि यहाँ तक हालत पहुंचेगी, तो जो आप लोग अभी देख रहे हैं। तो याद रखिएगा 15 PM कौन है, तो वो है दिनेश गुणवर्धना। नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड ब्रेन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 22 जुलाई के दिन, ठीक है। इस साल की इसकी थीम क्या थी? देखो, वर्ल्ड ब्रेन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। पहले तो ये पूछा जा सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है या कौन इसको हर साल ऑब्जर्व करता है। तो याद रखना, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी जो है वो हर साल इसको मनाता है। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं थीम्स भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो रिसेंटली इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट? देखो, हर घर जल एक अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। तो इसमें पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जो कि सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बनी है? तो देखो, उसका नाम है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। पेपर में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन अभी हाल ही में जो JKS का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पहली जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बना है। तो ये जो पहला होता है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना, ये हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन ही ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं कि इंडिया का पहला कब। तो इंडिया का पहला हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बुरहानपुर बनी है, मध्य प्रदेश में है। और बुरहानपुर को अगर हम बात करें, यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दो चीज़ें बहुत फेमस हैं। एक तो आ गया दरवाज़ा ऑफ दक्षिण। अब आप में से कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना, दरवाज़ा ऑफ दक्षिण कहाँ पे? ये भी आपका बुरहानपुर में, जिसे गेटवे ऑफ डेक्कन भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना, गेटवे ऑफ डेक्कन भी आपको बुरहानपुर में ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ याद रखना। हर घर जल की अगर हम बात करें, ये प्रोग्राम जो है ये जुलाई में ही, अभी इस समय अगर हम बात करें सिर्फ इस जगह की, तो 254 विलेजेस जो है बुरहानपुर के, उनको कवर कर दिया गया है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सी ऐसी पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है, तो वो है बुरहानपुर। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2022 बाय टीम मार्क्समैन इन एसोसिएशन विद इंडिया टुडे? देखो, मोस्ट प्रेफरेबल अगर हम बात करें, यानी कि जहाँ पे वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, तो किसको यहाँ पे प्रेफरेंस मिली है, जिसने टॉप किया है इस रैंकिंग में? तो वो है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्हें अभी हाल ही में टॉप प्रायोरिटी अगर हम बात करें, टॉप रैंकिंग मिली है। तो इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और 2022 में ही मार्च में NTPC को डिक्लेयर किया गया था ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर। तो ये भी याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NTPC में काम करने का इस समय बहुत कम लोगों को ही ये मिलता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। इन जुलाई 2022 द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने हाल ही में अप्रूव किया है इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड मैसेंजर RNA, या जिसे हम mRNA भी कह रहे हैं, वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो ये जो अभी हाल ही में बनाया गया है, अभी वैक्सीन बनाया गया है DCGI के द्वारा। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये पूछी गई है कि ये वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने वाली कौन सी कंपनी है। देखो, अभी ये क्वेश्चन क्या बनते हैं, जैसे आप लोगों को पता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में, भारत बायोटेक ने, इन्होंने भी वैक्सीन बनाए थे कोविड के टाइम, ठीक है। कोविशील्ड आप लोगों ने सुना है, कोवैक्सीन आप लोगों ने सुना है। वैसे ही करके एक अभी हाल ही में नया बनाया गया है जो कि इंडिया ने खुद बनाया है, mRNA यानी कि मैसेंजर RNA वैक्सीन कोविड-19 के अगेंस्ट।
तो ये जो वैक्सीन है ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये इंडिया का पहला अभी हाल ही में बनाया गया है जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को? देखो, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 23 जुलाई को, ठीक है। ये कब पहली बार ऑब्जर्व किया गया था? ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 23 जुलाई 1927 में, 1927 में पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था। और आपको एक और चीज़ बता दें, जब पहली बार आईबीसी, जो पहले आईबीसी के नाम से ही यहाँ पे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो थी जानी जाती थी, एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन जो था दिल्ली बेस्ड महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये 95th एनिवर्सरी थी और उसका नाम क्या था? ये आपको हमारा जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का है ना, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो याद रखना, ये रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे कब शुरू हुआ था? 23 जुलाई 1927 में। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी, जो रेडियो क्लब था ये हमारा जून में हुआ था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे जो था ये जून में हुआ था। जो पहला, अगर आपसे पूछा जाए प्राइवेट कौन सा था, तो ये हमारा पहला था। और बाद में इसका नाम बदल दिया गया था, इसको ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, आईबीसी को। जो ये हमारा ये सेटअप था, आईबीसी को बाद में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से, जो हम लोग आज भी जानते हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। आयुष मिनिस्टर जो है हमारे, नेम द मिनिस्ट्री डैट रिसेंटली, मैंने आपको आंसर यहाँ पे बता दिया है, बाल रक्षा मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च की गई है न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा की गई है? ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। अब कौन है इस समय? तो वो है सबरनंदा सोनोवाल जी। तो इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च करी है आयुष। अब देखो, आयुष मिनिस्ट्री की भी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको बता दूं, पहले तो पेपर में पूछी जाती थी, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। आयुष की एक फुल फॉर्म है, क्या है ये है आयुर्वेदा, वाई से आपको पता है योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये याद रखना, आयुष मिनिस्ट्री की एक फुल फॉर्म है। मिनिस्टर कौन है वो भी याद रखना, सबरनंदा सोनोवाल जी हैं। इन्होंने एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है जिसका नाम है बाल रक्षा, नहीं, इन्होंने एक बाल वैक्सीनेशन सेंटर भी लॉन्च किया था इसी दौरान, और एक बाल रक्षा मोबाइल ऐप भी हाल ही में लॉन्च की गई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में। तो ये याद रखना। बाल रक्षा की अगर हम बात करें, अब इस ऐप से मेन एम क्या होगा? इस ऐप का एम होगा कि अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड की जाए, ताकि जो हेल्थ केयर होता है थ्रू आयुर्वेदा इंटरवेंशन अमंग पेरेंट्स, तो ताकि बच्चों को प्रॉपर हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जाए, और पेरेंट्स से फीडबैक भी लिया जाएगा कि जो ये किट होगी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है बच्चों की हेल्थ और इम्यूनिटी के ऊपर। तो याद रखना, बाल रक्षा अभी हाल ही में किया है। और एक और नाम याद रखना, बालिका पंचायत भी अभी हाल ही में गुजरात में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में ग्रां प्री हुआ है ले कैस्टलेट में, तो ये किसने जीता है? तो देखो, ये जीता गया है मैक्स वेस्टरपन के द्वारा। मैक्स वेस्टरपन ने अभी हाल ही में जीता है। मैक्स वेस्टरपन किसके ड्राइवर हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। वहीं लुइस हैमिल्टन इस समय सबसे सर्वश्रेष्ठ, अगर हम बात करें, F1 रेसर है दुनिया के, आज तक जितने भी हुए हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा ग्रां प्री इन्होंने जीते हैं। ये किसके ड्राइवर हैं? ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ये पेपर में पूछा जाता है। और इसी रेस में लुइस हैमिल्टन ने सेकंड में खत्म किया था। जीता किसने? मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। F1 रेसेस पे क्वेश्चन बनते हैं आमतौर पे। नेक्स्ट पे आते हैं। इनकम टैक्स डे हर साल कब मनाया जाता है? इनकम टैक्स डे को हम लोग आयकर दिवस के रूप में भी मनाते हैं या जानते हैं। आयकर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई के दिन हर साल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इनकम टैक्स डे। ये कौन सी एनिवर्सरी थी? अब आप लोग इसको गेस नहीं कर पाओगे। 162nd एनिवर्सरी थी किसकी? इनकम टैक्स की। अब आप लोग सोचोगे कि अभी हम लोगों को 75 साल तो हुए हैं, आज़ाद हुए, तो ये 162 साल पुराना कैसे? देखो, इनकम टैक्स इंडिया में पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये हुआ था 1860 में, ठीक है। किसने किया था? एक स्कॉटिश बिजनेसमैन थे, इन्होंने यहाँ पे किया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था सर जेम्स विल्सन।
इन्होंने 1860 में इनकम टैक्स जो है पहली बार यहाँ पे लगाया था। इसके बाद ये चीज़ें चेंज होती गई और इसके बाद यहाँ पे एक इनकम टैक्स अथॉरिटी बैठी जिसका काम था इनकम टैक्स को लोगों पे लगाना या किस तरीके से करना। 24 जुलाई 1860 में इन्होंने पहली बार शुरू किया था। तो आज इसकी 162nd एनिवर्सरी थी, तो आज तक हम लोग ये मना रहे हैं, ठीक है। और ये जो था जो भी लॉसेस ब्रिटिश रिजीम को हुए थे जब पहली वॉर हुई थी। अब देखो, अब आप लोगों को बताऊंगा, ये बहुत कम लोगों को पता है, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। 1857 में हम लोगों को पता है कि पहली बार क्या हुआ था। पहली वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस की, ठीक है। कब हुई थी, किसके साथ हुई थी, वो सब चीज़ें हिस्ट्री में आपको पढ़ा दी गई है। लेकिन इसमें ना ब्रिटिश को बहुत डैमेज हुआ था, तो इसकी भरपाई के लिए 1860 में, और साथ में ये ध्यान रखते हुए कि दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो, ये इंडिया में लागू किया गया था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है करंट अफेयर से पूछा जाए, आपको डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि पहली बार बताओ इनकम टैक्स कब लगाया गया था। तो 1860 में सर जेम्स विल्सन के कहने पे ये लगाया गया था, ताकि जो 1857 में जितना भी नुकसान हुआ था ब्रिटिश रिजीम को, उसको यहाँ पे भरपाई की जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस समय अगर बात की जाए इनकम टैक्स की, तो यहाँ पे कौन देखता है, वो देखता है सीबीडीटी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं ये, तो ये एक पार्ट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। मिनिस्टर कौन है इस समय, निर्मला सीतारमन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चेयरमैन कौन है सीबीडीटी का, तो वो है नितिन गुप्ता जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। सीबीडीटी का बना था, कभी पेपर में ये पूछा जाए तो 1860 मत मार्क कर देना, सीबीडीटी आपका 1924 में बना था, ठीक है। लेकिन टैक्स हमारे यहाँ पे 1860 से चलते आ रहा है। अभी हाल ही में लास्ट डेट थी, आई होप जो बच्चे वर्किंग है या जो काम करते हैं उन्होंने अभी अपनी आईटीआर फाइल कर दी होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द 36 नेशनल गेम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन में पेपर में बन सकता है कि बताओ 36 नेशनल गेम्स होंगी कहाँ पे। 36 नेशनल गेम्स इस बार होंगी गुजरात में, ठीक है। गुजरात के साथ ये अभी हाल ही में किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इस बार जो इनका लोगो है या जो टैग लाइन है वो क्या है, लोगो को आपको मैं बता देता हूँ। लोगो आपका मिलता जुलता है स्टैचू ऑफ यूनिटी से। आप लोगों ने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, बहुत बड़ी है। उसके साथ साथ जो गिर का एस्थेटिक लाइन है, जो कुछ इसका साथ है, अगले लेक्चर में आपको हो सकेगा तो मैं फोटो दिखा दूंगा, इसमें ऐड करना हम लोग भूल गए थे। ये हमारा है। दूसरी चीज, अगर इसकी पूछा जाए टैग लाइन क्या है, तो टैग लाइन क्या होगी नेशनल गेम की, तो वो होगी सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। अब देखो, इसके अलावा अभी हाल ही में चल रही है कॉमनवेल्थ गेम। मैं जब ये गेम्स खत्म होगी तब एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर लेके आऊंगा, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में लेके आया था। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में बंदों ने बहुत अच्छा करा है। उन सबके नाम आपको बताना चाहिए कि किस स्पोर्ट से कौन रिलेटेड है, पेपर में वो चीज़ें आ सकती हैं। मेडल जीतना अच्छी बात है आप लोगों के लिए, लेकिन थोड़ी सी बुरी बात होती है, आपको याद बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में किस डिपार्टमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करा है एक स्कॉलरशिप स्कीम जिसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके तहत होगा क्या, दीनदयाल स्पर्श। अब देखो, स्पर्श की भी एक फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे चीज़ें मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी यहाँ पे आप जो हिंदी के वर्ड देखते हो ना, हर एक की यहाँ पे एक फुल फॉर्म होती है। अब ये स्पर्श के नाम में ही आपको पता चल जाएगा, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स। ये स्टैम्प्स याद रखना एज अ हॉबी। अब आपको डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये स्पर्श है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता है स्टैम्प्स के ऊपर है तो पोस्ट ने ही किया होगा, तो यहाँ पे याद रखने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में जुलाई 2022 में इंडिया ने अडॉप्ट करा है जॉइंट स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स दैट वाज रिलीज्ड बाय विच कंट्री। अब देखो, हाल ही में इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मिलके एक कोऑपरेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए यहाँ पे
अडॉप्ट किया है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे आएगा नहीं। अब जॉइंट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 17 इकोनॉमीज के द्वारा ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। जॉइंट स्टेटमेंट में होता क्या है, ये फोकस करता है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है विच वर अफेक्टेड बाय पैंडेमिक, वॉर्स और कन्फ्लिक्ट्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, इम्पैक्ट, नेचुरल डिजास्टर, तो उन सब से इस पर कोई फर्क ज़्यादा ना पड़े। तो इसी के लिए इंडिया ने अभी हाल ही में अडॉप्ट कर लिया है। अब जैसे देखो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है। अब रशिया किसका सप्लायर है, रशिया के पास है ऑयल। अब यहाँ यूक्रेन के पास क्या है, यूक्रेन के पास है वीट। अब यहाँ पे सप्लाई करना इस दौरान बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो जॉइंट स्टेटमेंट है इसमें बहुत हेल्प मिल जाती है अगर कोई करना चाहे तो इंडिया ने अभी हाल ही में ज्वाइन कर लिया है। अगर पूछा जाए टोटल कितने मेंबर्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने किया, तो 17 हैं जिन्होंने किया है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है इंडिया से जिन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब वर्ड का ध्यान रखना, चीफ इकोनॉमिस्ट किसके बनाए गए हैं, वर्ल्ड बैंक के। नाम क्या है इनका, तो इनका नाम है इंद्रमित गिल जी। तो इन्हें अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इनसे पहले क्या कोई वर्ल्ड बैंक के रह चुके हैं चीफ इकोनॉमिस्ट, तो बिल्कुल हाँ। क्या नाम था उनका, कौशिक बासु जी। तो कौशिक बासु जी ऑलरेडी रह चुके हैं। तो आपको बस इतना नाम याद रखना है इनके बारे में। वर्ल्ड बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन में है। आईएमएफ का भी यहीं पे है। और इस समय प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मेलपास। ठीक है, 1944 में बना था। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में किसने जीता है वुमेन FIH हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि लगातार तो नहीं बट 9th टाइम इन्होंने यहाँ पे जीता है। तो किसने जीता है यहाँ पे, तो ये जीता गया है नीदरलैंड की टीम के द्वारा और 9वीं बार इन्होंने यहाँ पे जीता है। इंडिया इस बार सेमीफाइनल में भी नहीं पहुँच पाया था, लेकिन आपको याद रखना है नीदरलैंड ने जीता है, सेकंड था अर्जेंटीना, थर्ड था ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ था जर्मनी। इनके सबके नाम नहीं याद रखने, बस आपको याद रखना है नीदरलैंड ने जीता है। अगर हॉकी की बात की जाए तो हॉकी मेन वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, तो मैन वर्ल्ड कप होगा आपका हॉकी का इंडिया में 2023 में। इंडिया में कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा आपका उड़ीसा में। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में नॉर्दर्न आयरिश नोबेल प्राइज विनर थे, आर्किटेक्ट ऑफ गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, विलियम डेविड ट्रिम्बल, रिसेंटली पास्ड अवे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट था। देखो ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट था क्या, यहाँ पे जो एक बहुत टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ, इन्होंने वो ख़त्म किया था, इसीलिए इस पूरे एग्रीमेंट का नाम रखा गया था गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। तो इनका यहाँ पे निधन हो गया। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि इन्हें किस विषय में दिया गया था, ना कि ये पूछा जाएगा कि किस ईयर में दिया जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। बट आपको ये पूछा जा सकता है कि आप इन्हें किस कैटेगरी में मिला था, तो ये नोबेल पीस प्राइज विनर थे। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आपसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, मान लीजिए कि मिला कब था, तो वो मैं बता देता हूँ। 1998 में इनको मिला था, डेविड ट्रिम्बल को मिला था और साथ में मिला था जॉन ह्यूम को। दोनों ने यहाँ पे एग्रीमेंट को साइन किया था और दोनों को यहाँ पे मिला था। एक तो नाम आपके सामने है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, विलियम डेविड ट्रिम्बल, और दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम था जॉन ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कारगिल दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया था 26 जुलाई के दिन। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन था उसका क्या नाम था, रिसेंटली न्यूज़ में था, तो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी आपके डेज पुराने काफ़ी प्रेस्टिजियस, जैसे कारगिल दिवस हो गया, ऑपरेशन विजय जो था ये बनाया गया था। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपका एग्जाम अगस्त से सितंबर में है तो चांसेस बढ़ जाते हैं ये क्वेश्चंस पूछे जाने के। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अनाउंस किया गया है 5 न्यू वेटलैंड्स का, टेकिंग द टोटल रामसर साइट्स फ्रॉम टेली टू 54 फ्रॉम 94। और इसको मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है ना, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को बन सकता है। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताओ टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं। टोटल रामसर साइट्स हैं 54। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, अब जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था कि केएस में भी थे कि बताओ कौन सा मैच है कौन सा नहीं,
तो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 कौन सी हैं यहाँ पे अलग से। पहले तो आपको पता होना चाहिए जो 5 अभी हाल ही में बनाई गई हैं, इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचावरम मैंग्रोव। ठीक है, ये तीनों कहाँ पे है? ये तीनों है तमिलनाडु में। पहला तो ये क्लियर है। इसके अलावा कौन सा बना है? पाला वेटलैंड, ये कहाँ पे है? ये है मिजोरम में। और इसके लास्ट जो 5वां ऐड किया वो है सखाया सागर, ये कहाँ पे है? ये है एमपी में। तो ये 5 आपको याद रखने। 3 तमिलनाडु से है, एक आपका आता है जो कि आपका मिजोरम, और एक आपका आता है एमपी से। इंडिया ने जो एम सेट किया था वो ये था कि हम टोटल 75 रामसर साइट्स को अचीव करेंगे। हमारा जो 75th एनिवर्सरी है, ये तो अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है होते हुए। 75th एनिवर्सरी अभी हाल ही में 15 दिन के बाद है, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग 54 अचीव कर पाए हैं। और रामसर वेटलैंड साइट्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट रामसर साइट कौन से हैं, तो वो भी याद रखना, वो है सुंदरबन। कि आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पूछा जाएगा। सुंदरबन हमारे सबसे लार्जेस्ट है, जो वेस्ट बंगाल में है। ऑब्वियसली ये तो आई होप पता होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वेटलैंड कौन सा था जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तहत अंडर आया था रामसर कन्वेंशन में, तो वो है हमारी चिलिका लेक। ठीक है, अब आपको बताना है किस जगह में है चिलिका लेक, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट इनसाइडर 2022 रैंकिंग पब्लिश बाय इंटरनेशन, इंडिया का क्या रैंक रहा है इस लिस्ट में अमंग 52 नेशंस। और अगर पूछा जाए टॉप किसने किया है, तो देखो इसमें इंडिया का रैंक रहा है इस बार 36। और अगर पूछा जाए कि टॉप किसने किया है यहाँ पे, यानी कि जो पहले पे कौन सी है, तो वो है मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी सिटी ऐसी है जो होस्ट करेगी हमारा 2028 का समर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम, जिसको LA28 भी कहा जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग गेस भी कर सकते हैं, लॉस एंजलिस करेगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा 2024 का कौन करेगा, तो वो करेगा पेरिस। और अगर आपसे पूछा जाए 2032 का कौन करेगा, तो वो करेगा ऑस्ट्रेलिया। अब आप लोगों का होमवर्क है बताना 2036 का कौन करेगा। चलो, आज से 14 साल पहले बाद जो इवेंट होगा, बहुत सारे लोग हम में से देखेंगे। बताना कि किसने किया, कौन करेगा यहाँ पे होस्ट। तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क आएगा आपका। ठीक है, जुलाई में इवेंट आपका खेला जाएगा। और 2020 का कहाँ हुआ था? 2020 का हुआ था आपका टोक्यो में, 2016 का हुआ था ब्राज़ील में। तो बस इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखने। नेक्स्ट पे आते हैं। सुशोभन बनर्जी जो वेस्ट बंगाल के 1 रुपी डॉक्टर थे और जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था, तो आपको इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कब सम्मानित किया था ये याद नहीं रखना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है। जैसे सुशोभन बनर्जी जो वेस्ट बंगाल से थे, इन्हें 1 रुपी डॉक्टर कहा जाता था। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 2020 में। इन्हें रिसेंटली अभी थोड़े टाइम पहले ही मिला था। किस फील्ड में मिला था? मेडिसिन की फील्ड में इनको इससे सम्मानित किया गया था। यहाँ पे थोड़ा इसलिए यहाँ पे इस तरीके से रखा जाता है ताकि आप थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि जो ऑबिचुअरीज होती हैं उस पर बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते अगर स्पेसिफिकली फील्ड लिखी हो तो इसीलिए थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है ताकि आप थोड़ा ध्यान रखें इस पर। नेशनल स्किल डेवलपमेंट डे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है, जिसे हम लोग स्किल इंडिया मिशन के तहत को भी कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हर साल ऑब्जर्व करती है 15 जुलाई 2022 में। ये कौन सा एडिशन था? तो ये देखो इसका 7वां एडिशन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब होमवर्क क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इसके बारे में। आपको जो कोई चीज़ें भी पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कब शुरू हुआ, कितने लोग यहाँ पे कोशिश की जाती है। जैसे 1 करोड़ यूथ को कोशिश की जाती है कि ट्रेन किया जाए अंडर स्किल इंडिया मिशन, और अभी तक 1.36 जो लोग हैं यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुके हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो चीज़ें पता है कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको ये चीज़ें ज़्यादा याद होगी। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री का रिजर्व बैंक है जिसने रिसेंटली लॉन्च करे हैं गोल्ड कॉइन, जिनका नाम रखा है मोसी ओआ तुनिया। तो अभी हाल ही में किसने यहाँ पे लॉन्च किए हैं ताकि जो लीगल टेंडर होगा एज ए लीगल टेंडर टू टैकल इन्फ्लेशन, तो ये किसने किया है? तो ये किया गया है जिम्बाब्वे के तहत।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं ये न्यूज़ में आती हैं, और आप लोगों को पता है जो न्यूज़ में आता है वो पेपर में आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ये क्यों किया अब यहाँ पे, क्योंकि जो पीपल है वो ट्रस्ट करते हैं जिम्बाब्वे करेंसी को, जो कि देखो मेन क्या था, आप लोगों ने देखा होगा जिम्बाब्वे ने बहुत ही ज़्यादा डिनोमिनेशन के नोट्स भी एक टाइम पे निकाले थे, जिसकी वजह से अब आज की डेट में होता क्या, अब देखो, अब मैं आपको कहता हूँ कि 500 रुपये का हम लोग कोर्स करते हैं, आपको कोई पे करते हैं, जैसे मान लो VLW का या कोई भी कोर्स है 500 रुपये का। अब उस 500 रुपये को 500 रुपये बनाता क्या है, वो बनाता है हमारा ट्रस्ट। अब मैं मानता हूँ कि वो 500 रुपये है, आप मानते हैं कि वो 500 रुपये है, इसीलिए आज हम लोग उसको 500 मानते हैं। कल को अब जैसे डिमोनेटाइजेशन के समय कहा दिया गया था कि 500 रुपये आज से कल से कागज़ के बराबर हो गए, ट्रस्ट ख़त्म तो उसकी वैल्यू ख़त्म। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें की जाती हैं, इतना आई होप आपको याद रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में जो 3rd एडिशन आया है कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग, यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे लिखते हुए, अभी हाल ही में जो रोशनी नडार मल्होत्रा है वो रिचेस्ट वुमेन बनी है, ये बिल्कुल सही लिखा है, कोटक प्राइवेट बैंकिंग की ये इस समय हेड है। आपको बताना है यहाँ पे कि जो इस समय सेकंड पे कौन है, क्योंकि लगातार दूसरी बार ये रही है रोशनी नडार, सेकंड पे कौन रही है, तो सेकंड पे रही है फाल्गुनी नायर। ये किसकी ओनर है, ये है नायका की। थर्ड पे कौन रहा है, वो रहे हैं किरण मजुमदार शॉ जी। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर बात करें तो उन्होंने प्लान करा टू सेट अप फर्स्ट एवर इंडिया हाउस एट द पेरिस ओलंपिक इन 2024। तो किसने कहा है, कौन सी कंपनी ने यहाँ पे ये कहा है कि वो सेट करेंगे, तो ये दो के द्वारा कहा गया है। एक तो ये रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ही कहा गया था। ये किसके साथ मिलके करेंगे, तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलके फर्स्ट एवर हाउस एट पेरिस ओलंपिक्स 2022। अब यहाँ पे होगा क्या, इसके तहत कोशिश की जाएगी कि जितने भी परफॉर्मेंस होगी इंडियन एथलीट्स की उनको सपोर्ट किया जाए, बूस्ट किया जाए, ताकि जो मेडल्स, अब ऑब्वियसली जो मेडल्स जीतते हैं उसको कोशिश की जाए, जो टैली है वो बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। और ये कौन सा सेशन था, ये 140th सेशन था IOC के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम क्या रखी गई है, जो कि ऑब्जर्व किया गया था 28 जुलाई को। देखो, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम थी ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। तो ये अभी हाल ही में की गई है, कौन ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑब्जर्व करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। कब बनाया गया था, 1948 में बनाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे को भी हाल ही में ऑब्जर्व किया गया था। इसको हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। जो पॉपुलेशन काफ़ी गिर रही है टाइगर्स की, तो कहाँ पे किस डेट को किया जाता है, तो 29 जुलाई को हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और ये 12th एडिशन था, बस इसका आपको इतना ही याद रखना है। इसकी थीम इस बार कोई नहीं थी। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट कौन सा है जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है ईगल टू टीच स्टूडेंट्स। किस स्टेट के द्वारा ये अभी हाल ही में किया गया है, तो हैदराबाद के स्कूल्स ने अभी हाल ही में यहाँ पे किया है। हैदराबाद का तेलंगाना में है। ईगल को लॉन्च किया गया, एक रोबोट होगा ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेसन, ये सेशन ये पसंद आया होगा जो हम लोग वीडियो लेके आए हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको आप लोग लाइक कर दीजिए बहुत जल्दी। जो आप लोग हमें काफ़ी देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इन सब लेक्चर्स के PDF चाहिए, तो मैं आपको बता दूं SSS ऐप पे आप लोगों को फ्री नोट्स में PDF मिल जाएगा। इसी साल 15 अगस्त से पहले हम लोग इसको बना रहे हैं, जिसमें आपको वीकली जितने भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स बनाए थे वो सब आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पे जाके इसको ले सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।